नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उसका इलाज अच्छे अस्पताल में होता, लेकिन वो गरीब परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार जगह जगह छोटे अस्पतालों में अपने बच्चे का इलाज कराता रहता है और इलाज करते करते वो बच्चा वीर गति को प्राप्त होता है। हम स्वयं अपनी मर्जी से राष्ट्रीय ध्वज को उसकी उचित दुकान से जो कीमत उसकी लगी है उस पर हम खरीदते आए हैं, लेकिन सरकार के संस्थान या सरकार के द्वारा चिन्हित विभाग जब इसी राष्ट्रीय ध्वज को बेचने का काम करेंगे तो बड़े ही शर्म और बेहया वाली ये बातें हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की हम बोली लगा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय ध्वज को बेच रही है, लेकिन इसमें नया भी कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो मैक्सिमम सभी सरकारी संस्थानों को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। राष्ट्रीय ध्वज भी अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए भी बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सम्मानित साथियों, अब मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की तो बात हो रही है, लेकिन अब समाज की भी कुछ बातें हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जितनी गुनहगार है उतनी ही गुनहगार कांग्रेस पार्टी भी है। आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात भी खास तौर से एक समाज का शोषण आज तक होता आ रहा है, चाहे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान जहाँ मूंछ रखने के नाम पर जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, जहाँ सीहोर जैसी जगह में एक मासूम बच्चे को केवल इसलिए मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसने श्रवण जाति के लिए रखे गए स्कूल में घड़े से पानी पीने का काम कर दिया था। मासूम को क्या पता था कि वो पानी नहीं पी रहा, अपनी मौत को दावत दे रहा है। उस निर्दयी और क्रूर व्यक्ति को इतनी भी शर्म नहीं आई। बच्चा भगवान समान होता है, कहा गया है। उस बच्चे को नहीं पता था कि मैं किस जाति, किस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ। उसको नहीं पता था कि मेरे परिवार पर, मेरे समाज के नाम पर आज भी जातीय शोषण होता आ रहा है। उस बच्चे को नहीं पता था कि जो गुरु मुझे शिक्षा देने का काम कर रहा है वही गुरु मुझे एक दिन मौत देने का भी काम करेगा। उस बच्चे को ये भी नहीं पता था, जिसको लाड़ प्यार से उस बच्चे को परिवार के अंदर पालन पोषण किया जा रहा था, उसी लाड़ प्यार से उन बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको इस समाज में, इस देश में उनका क्या योगदान है वो बताया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। एक शिक्षक ने सिगरौर के अंदर 11 साल के मासूम बच्चे को इतना पीटा, इतना मारा कि उसकी 11-12 दिन बाद मौत हो जाती है। और ये अशोक गहलोत की सरकार, जहां हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हम लोगों के ऊपर शोषण करती आ रही है। सम्मानित साथियों, सम्मानित देशवासियों, कांग्रेस पार्टी भी कोई कम गुनहगार नहीं है। राजस्थान के अंदर आए दिन इस तरीके की घटनाएं कंटिन्यू सामने आ रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, सिपाही पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके दूसरी पार खड़े कर देती है तो उसे अपने अपमान का प्रतीत होता है। लेकिन वो अपमान जो राजस्थान के अंदर एससी समाज, मेघवाल समाज या बहुजन समाज के लोग हर रोज उस अपमान का घूंट पीते हैं, उस अपमान को सहन करते हैं और अपमान के साथ साथ अपने लिए सम्मान की खातिर मौत भी चुनते हैं। उस मुख्यमंत्री को, वहाँ की सरकार को बिल्कुल भी इस समाज की चिंता नहीं होती है। 11-12 दिन बीतने के पश्चात भी परिवार के द्वारा दिया गई तहरीर पर वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन
जब इलाज के दौरान कई अस्पतालों घूमने के बाद में बच्चे की उपचार करते करते जब मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है, सरकार में बैठे अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग तब जाकर के इस केस को रजिस्टर्ड करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, तब जाकर के उस पर हम कहते हैं कि संवैधानिक कार्रवाई की शुरुआत होती है। अगर वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री समय रहते इस परिवार को न्याय देने का काम करता तो शायद उस बच्चे को भी अच्छा इलाज मिल पाता। सरकारी नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उसका इलाज अच्छे अस्पताल में होता, लेकिन वो गरीब परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार जगह जगह छोटे अस्पतालों में अपने बच्चे का इलाज कराता रहता है और इलाज करते करते वो बच्चा वीर गति को प्राप्त होता है। मैं आपका भाई विजेंद्र भारतीय गाजियाबाद की धरती से ऐलान करता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये भीमसेना की चेतावनी है गहलोत जी, परिवार को न्याय नहीं दिया, परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द दी जाए, ये हमारी मांग है और ये मांग भीमसेना की है। इस मांग को बहुत जल्द पूरा किया जाए। दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी तरीके से अच्छा वकील वहाँ खड़ा करके उसको मृत्यु दंड तक पहुँचाने का काम करे, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करे, परिवार को, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की राहत राशि, क्योंकि वो बच्चा, उसने इस दुनिया में अभी तक कुछ नहीं देखा था। इस देश के लिए उसका एक मकसद था। वो इंजीनियर भी बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, वकील बन सकता था, कोई भी सरकारी अधिकारी बन सकता था, देश की सेना में भी जा सकता था। इस देश के लिए उसका कुछ योगदान था, लेकिन उस योगदान को देने से पहले ही उसे जातिवादी गुंडों ने मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर तमाम विभिन्न जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, आप लोग, हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये कैसी आज़ादी है? केवल तिरंगा झंडा फहराने से ही क्या हम स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं? क्या देश के अंदर 130 करोड़ लोग स्वतंत्र हैं? आज एक वर्ग आज भी गुलाम है और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उस गुलामी में जी रहा है, उसको भी आज़ादी चाहिए। जब इसी आज़ादी को लेकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं कि हमें भी चाहिए आज़ादी, तो मनुवादी लोग उन नारों को गलत रूप देते हुए उन लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं कि ये देशभक्त नहीं है, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। हम देश के टुकड़े करना नहीं चाहते, ना ही हम लोग इसके पक्ष में थे। हम लोग इस देश के अंदर 75 वर्ष बीतने के बाद भी अपने लिए वो समान अधिकार चाहते हैं जो अधिकार आप लोगों को मिले हुए। जिस सम्मान के साथ देश के स्वर्ण जाति के लोग, देश के सामान्य जाति के लोग जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस देश के अंदर तमाम आदिवासी लोग, तमाम एससी समाज के लोग, वो शोषित, गरीब, असहाय, निर्धन, कमज़ोर, वो सभी लोगों को भी समान अधिकार चाहिए, जिस अधिकार को आप काफ़ी वर्षों से लेते हुए आए हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने
देश के संविधान ने हम लोगों को अगर कोई संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को मांगने के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को भी दबाने का काम देश की वर्तमान सरकारें करती हैं। ये कब तक चलेगा? देश के प्रधानमंत्री जी से मैं एक सवाल करता हूँ, आप 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, क्या देश की जनता से भी पूछा है कि क्या वो देश की जनता में सभी 130 करोड़ लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं? आप मन की बात करते हैं, कभी हमारी भी मन की बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी, देश की तमाम जनता को समान अधिकार और समान रूप से आज़ादी देने का काम करिए। जिस प्रकार से आपने देश के शासन प्रशासन को, देश के तमाम अधिकारियों को तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया है, अमृत महोत्सव मनाने का काम दिया है और वो मनाया भी जा रहा है। देश के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती की आज़ादी देने का काम किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का राष्ट्र ध्वज फहराने का काम किया जा रहा है। अरे राष्ट्रीय ध्वज तो हमारे सीने में है, देशभक्ति हमारे खून के अंदर रमा है। हमें कोई अगर कहे कि हम किसी के कहने से देशभक्ति करें, किसी के कहने से राष्ट्र ध्वज फहराएं, तो ये उचित नहीं है। देश में वर्तमान रूप में समय समय पर देश में प्रधानमंत्री भी आए हैं, सरकारें भी बनी हैं, लेकिन जिस प्रकार से ढोंग अब किया जा रहा है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं था। सम्मानित देशवासियों, जय भीम मीतन जी, मैं इस अमृत महोत्सव को दूसरे रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देश के अंदर फैल रही बेरोजगारी, देश के अंदर चरम पर हो रही महंगाई और तमाम जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को बेच दिया जा रहा है, किराए पर दे दिया जा रहा है। इन सारी कमियों को छुपाने के लिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए, देश के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर हो गए कर्ज को छुपाने के लिए, देश के अंदर उद्योगपतियों के करीब 11 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में उनके माफ कर दिए गए। 38,000 करोड़ रुपए देश से यहाँ के व्यापारी, जिनमें मेहुल चोकसी, ललित मोदी आदि लोग लेकर के भाग गए। देश के अंदर गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर का बिक रहा है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है। इस महंगाई को छुपाने के लिए और 2024 में नज़दीक आ रहे चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश की वर्तमान सरकार, खासतौर से मोदी सरकार, देश के लोगों के अंदर केवल 2 ही भावनाएं जगाने का काम करती है। सबसे पहले वो हिंदुत्व लाने की बात करती है, हिंदू वो एक हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है। आज उन्होंने राष्ट्रवाद का नारा इस देश को देने का काम किया है। राष्ट्रवाद के नाम पर वो 2024 का चुनाव फिर जीतना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है, आप लोग इनकी साजिश को समझो। अमृत महोत्सव अच्छी बात है, हम लोग भी मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव सरकारी अधिकारियों के द्वारा, देश के तमाम लोगों के द्वारा देश के राष्ट्रीय ध्वज को बेच करके मनाने का काम किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। कभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं बेरोजगारी को लेकर के इस देश के अंदर कोई एक आंदोलन छेड़ना चाहता हूँ? कभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में हो रही महंगाई को लेकर के मैं कोई आंदोलन करना चाहता हूँ? या आप लोग करें? देश की सरकार, खासतौर से मोदी सरकार, एक वर्ग को खुश करने के लिए काम करती आई है। देश के अंदर जब कोरोना काल आया था तब देश के प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवा दी थी, लेकिन वो कोई इलाज नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। क्यों? वो उन्होंने देश की भावनाओं को अपने प्रति सजग करने के लिए ये सारे काम किए गए थे। तो उस समय हम लोगों ने देखा लाखों लोग सड़कों पर बेसहारों की तरह भूखे प्यासे अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। उसमें काफ़ी लोग
अपने प्राणों को भी त्याग चुके थे। काफ़ी लोग इलाज न मिलने की वजह से मारे गए। काफ़ी लोग आपने देखा अपने परिवार से भी नहीं मिल पाए और वो मौत के आगोश में समा गए। काफ़ी लोगों की लाशें नालों में, नदियों में तैरती हुई पाई गई। काफ़ी लोगों की लाशों को लकड़ी ना मिलने की वजह से उनको हम लोग जला भी नहीं पाए थे। ये सारी चीज़ें इस देश ने देखी हैं। वो समय भी देखा गया और उस समय के दौरान भी नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हैं, देश की सरकार मोदी जी इस देश के अंदर जो राज कर रहे हैं वो केवल अपना भला देखना चाहते हैं। वो कुर्सी से चिपक गए हैं, वो कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं। मोदी जी, हर एक किसी व्यक्ति का अंत होता है। धरती पर आया है तो उसका अंत निश्चित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर जब बैठता है तो वो हटता भी है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चलता है और दिन के साथ रात भी आती है। तो ठीक उसी प्रकार आपका भी समय ऐसा है क्योंकि आपको भी इस सीट से, इस कुर्सी से हटना होगा। आप चाहते हैं इस देश के अंदर एक चुनाव हो, इस देश के अंदर एक प्रशासक, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री हो। जिस प्रकार से रूस के अंदर, चीन के अंदर वहाँ के राष्ट्रपतियों ने वहाँ के चुनाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि देश के अंदर केवल एक चुनाव हो। देश के अंदर जितने भी तमाम राज्य हैं उन राज्यों से चुनाव खत्म हो जाए। कोई मुख्यमंत्री ना बने, वहाँ कोई किसी भी तरीके का विधायक ना बने, वहाँ कोई भी किसी तरीके से अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नेता तैयार ना हो। नेता अगर कोई हो तो वो देश का प्रधानमंत्री हो और वो नरेंद्र मोदी जी हो। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश की आवाम अब आपको समझ रही है। देश की आवाम अब चाहती है कि हमें महंगाई से मुक्ति मिले। इस देश के करीब 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। देश के अंदर युवाओं का सपना होता है कि वो आर्मी में जाए। आपने तो उनके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। युवा चाहता है कि देश के अंदर, आप लोग उनको मौका नहीं देना चाहते। आपने तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया है। नौकरियां आप छीन चुके हैं। महंगाई चरम पर है। अपने गिनती के दोस्तों का आपने लाखों करोड़ रुपया का उनका लोन उनका माफ कर दिया। एक आम आदमी जब किसी बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक के लोग तमाम तरह की उसे लोन नहीं दे पाते। ठीक उसी प्रकार अगर कोई एक बड़ा उद्योगपति, आपको चाहने वाला, किसी बैंक में अगर पहुंचता है तो उसको वहाँ चाय कॉफ़ी के साथ में उसकी जो सीमा होती है लोन लेने की, उससे भी कहीं अधिक मात्रा में उसको लोन दे दिया जाता है। एक गरीब व्यक्ति सरकार को टैक्स दे रहा है, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, किताबों पर टैक्स, और तो और इंसान के मरने के बाद उसकी क्रियाक्रम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर भी टैक्स, बच्चों की एजुकेशन पर टैक्स, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर टैक्स, सभी चीज़ों पर टैक्स आपने लगा दिया है। लेकिन इस टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आप अपने शुभचिंतक बिजनेसमैनों का लोन माफ़ कर रहे हैं, उनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं। इन गरीबों की तरफ भी कुछ सोचिए। ये गरीब भी देश के ही वासी हैं, लेकिन आपका दिल इन गरीबों को देख करके नहीं पसीजता। आप केवल अपने मन की बात इनको सुनाते हैं और इनकी मन की बात कभी नहीं सुनते। अगर आप मन की बात सुनते हैं तो अंबानी और अडानी की सुनते हैं, अपने शुभचिंतक बिजनेसमैनों की सुनते हैं। जो भी वो पीड़ा आपको बताते हैं आप उसको तुरंत उसका निस्तारण करते हैं। देश के अंदर एक फ्लॉप बिजनेसमैन जिसको हम काफ़ी समय से बिल्कुल फ्लॉप देखते आ रहे थे, उसके ऊपर इतना कर्जा था, आज वो विश्व के अंदर चौथे नंबर पर पहुंच जाता है। गौतम अडानी। देश के तमाम बंदरगाह उसको दे दिए जाते हैं। गुजरात का बंदरगाह उसके हवाले है। गुजरात के अंदर 4-5 बार वहाँ ड्रग्स पकड़ी जाती है। 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स वहाँ से मिलती है। वो ड्रग्स का तस्कर काम कर रहा है, आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप फायदा पहुँचा रहे हैं जिनका इस देश के योगदान बिल्कुल शून्य के बराबर है। वो अरे फायदेमंद देश की आम जनता है
जो आपको टैक्स दे करके आपको महंगे महंगे कपड़े पहनने का मौका दे रही है, जो टैक्स दे करके आपको बड़े बड़े आयोजन करने का मौका दे रही है, यही आम जनता टैक्स दे करके आपको महंगी महंगी गाड़ियों में चलने का मौका दे रही है, यही जनता टैक्स दे करके आपको 8,000 करोड़ रुपए के विमान में उड़ने की आज़ादी देती है, यही जनता टैक्स दे करके आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका देती है। इस जनता की तरफ सोचिए, इस देश की आवाम सोचिए। ये आवाम, ये देश की जनता आपसे बड़ी उम्मीद लगा करके बैठी है। मोदी जी, आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल मनाइए, लेकिन इस अमृत महोत्सव के साथ साथ इस देश के अंदर रह रहे SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब शोषित उपेक्षित आदिवासी लोगों के न्याय के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उसके लिए भी कोई ऐसी योजना लाएं, ऐसा आदेश दें जिससे कि इनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, ये भी सम्मान के साथ इस देश के अंदर जीवन यापन कर सकें, क्योंकि ये देश भी उनका है, ये देश के मूल निवासी हैं, देश की पीड़ा है। लेकिन कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज सड़कों पर उतर जाए अपने अधिकार के लिए, क्योंकि संविधान भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। सम्मानित साथियों, मेरी आवाज़ को आपने सुना। मैं पुनः फिर एक बार आपसे देश की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी दिवस पर एक दिन पहले आपको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी रहें सुकुल रहें, सकुशल रहें, अपने अधिकारों के लिए सजग रहें। ये देश आपका है। बेशक स्वर्ण जाति के लोग नहीं मानते हो कि ये देश हमारा है, लेकिन ये देश हमारा है। जो पीछे आप देख रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने इस देश के संविधान को बनाया है, कानून को बनाया है, और वो कानून भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, ये राष्ट्र ध्वज भी हमारा है। इस राष्ट्र ध्वज के अंदर जो बीच में जो आप चक्र देखते हैं, वो चक्र भी मेरे बाप ने इस तिरंगा में लगवाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।